हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर हिस्ट्री गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी को। फ्रेंड्स, हम लोगों ने संविधान में बहुत सारे वीडियोस पढ़े हैं। जैसे इस समय हम लोग पढ़ रहे थे संघ की कार्यपालिका, जिसमें हम लोगों ने भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री जैसे कई वीडियोस को पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और इनसे जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं हम लोग उन सभी पॉइंटों को टैकल करेंगे। तो चलिए अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, यदि हम लोग देखें भारतीय संविधान में, तो अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल, भारत के महान्यायवादी के पद का सृजन किया गया है। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के महान्यायवादी के पद का सृजन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 76 में। अब हम लोग जानते हैं कि अटॉर्नी जनरल का पद क्यों बनाया गया। तो यदि हम लोग देखें भारत में सरकार, देखें तो सरकार का नेतृत्व करते हैं प्रधानमंत्री जी, और सरकार का काम होता है कानून बनाना। तो कई बार जब सरकार कानून बना देती है तो उसमें कई विधि संबंधी लेकर समस्याएं आती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनौती दे दी जाती है। क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है कि जितने नेता वाले पद हैं, जितने भी नेता होते हैं, उन्हें कानूनी शिक्षा लेना अनिवार्य हो। तो इस प्रकार में जब कभी कभी कानून बना देते हैं तो उसमें विधि संबंधी समस्याएं रहती है। तो सरकार की हेल्प के लिए, सरकार की मदद के लिए महान्यायवादी के पद को बनाया गया है। तो अब अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं हम लोग जाने, तो अटॉर्नी जनरल होते हैं भारत के प्रथम विधि अधिकारी। कौन होते हैं? भारत के प्रथम विधि अधिकारी एवं सरकार यानी कि केंद्र सरकार के कानूनी सलाहकार। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी पद का सृजन किया गया है, और अटॉर्नी जनरल भारत के प्रथम विधि अधिकारी एवं सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि महान्यायवादी का नियुक्ति कौन करते हैं। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करते हैं उनकी नियुक्ति? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। और यदि हम लोग देखें कि भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल यानी कि उनकी समय अवधि कितनी होती है, तो उनकी समय अवधि होती है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक महान्यायवादी अपने पद पर बने रहेंगे। लेकिन जब तक वे अच्छे काम करेंगे, जब तक प्रधानमंत्री को लगेगा कि वो अच्छा काम करते हैं, तब तक तो वो अपने पद पर रहेंगे। नहीं तो क्या होगा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देंगे कि आप इनको इनके पद से हटा दीजिए, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? उन्हें उनके पद से हटा देंगे। तो आप लोगों को एग्जाम में ऑप्शन मिलेगा कि भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष, 5 वर्ष या 4 वर्ष, और लास्ट में यानी कि एक ऑप्शन रहेगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो आंसर क्या होगा? महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। अब हम लोग देखते हैं त्यागपत्र, यानी कि महान्यायवादी को अपना त्यागपत्र देना हो तो वो किसको देते हैं। तो यदि भारत के महान्यायवादी को अपना त्यागपत्र देना हो तो वो देते हैं राष्ट्रपति को। किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। अब हम लोग देखते हैं एबिलिटी, यानी कि भारत का महान्यायवादी बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो महान्यायवादी बनने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जितनी योग्यता होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए, तो कम से कम वो 5 वर्ष हाई कोर्ट का जज हो, चाहे एक ही कोर्ट में हो या दूसरे कोर्ट में हो, यानी कि कई कोर्ट में हो, लेकिन 5 वर्ष यानी कि न्यायाधीश यदि सुप्रीम कोर्ट का बनना हो तो उसे 5 साल तक हाई कोर्ट का जज होना होगा। नहीं तो यदि वह 5 साल हाई कोर्ट का जज नहीं है तो 10 साल तक वह हाई कोर्ट में वकील हो, और यही योग्यता है भारत का महान्यायवादी बनने के लिए। तो एक बार पुनः, भारत का महान्यायवादी बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जितनी योग्यता होनी चाहिए, यानी कि 5 वर्ष या तो वो हाई कोर्ट का जज हो, नहीं तो वह 10 साल हाई कोर्ट का वकील हो, तभी वह भारत का महान्यायवादी बन सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि महान्यायवादी के पास कौन कौन सी शक्तियां या काम होते हैं। तो हम लोग देखें तो भारत के महान्यायवादी
वो ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं। भारत के महान्यायवादी संसद के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन वो सरकार को कानूनी सलाहकार या विधि संबंधी ज्ञान देने के लिए नियुक्त किए गए हैं, इसलिए उनको कई शक्तियां प्रदान हैं। जैसे कि संसद की बैठक में भाग लेने, बोलने, समिति का सदस्य बनने की अनुमति है, और यह शक्ति उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 के अनुसार प्रदान है। तो पहली शक्तियाँ क्या दी गई है उनको? तो पहली शक्ति है संसद की बैठक में भाग लेने, बोलने और किसी समिति का सदस्य बनने की अनुमति है। और चूंकि वो संसद के सदस्य नहीं होते, हमने पहले भी बताया कि वो संसद के सदस्य नहीं होते, इसलिए यदि संसद में किसी बात को लेकर वोटिंग हो रही है तो वो उसमें वोट नहीं दे सकते। और तीसरी है न्यायालय में भाग ले सकते हैं, यानी कि वो सरकार की तरफ से किसी भी न्यायालय में भाग ले सकते हैं। तो एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं कि संसद की बैठक में भाग लेने, समिति का सदस्य बनने की अनुमति उन्हें है, लेकिन उन्हें किसी भी सदन में किसी भी प्रकार की वोटिंग हो रही है तो उसमें वो वोट नहीं दे सकते हैं। और तीसरा है कि वो सरकार की तरफ से किसी भी न्यायालय में भाग ले सकते हैं। अब हम लोग महान्यायवादी में एक पॉइंट और जानते हैं। एक होता है सॉलिसिटर। ये कौन होते हैं? तो ये भी एक होते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाएगा सॉलिसिटर कौन होते हैं, तो ये भी एक विधि अधिकारी होते हैं। और ये बनाए जाते हैं चूंकि इतनी बड़ी सरकार है और उन्हें सरकार को, जो महान्यायवादी होते हैं, सरकार को कानूनी सलाह देनी होती है। इतनी बड़ी सरकार होती है तो महान्यायवादी के हेल्प के लिए, उनकी मदद करने के लिए, महान्यायवादी के हेल्प करने के लिए बनाए जाते हैं सॉलिसिटर, और ये होते हैं ये विधि अधिकारी। तो हम लोगों ने पढ़ा भारत अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत की महान्यायवादी, और इससे जितने भी पॉइंट बनते हैं हम लोगों ने उसे टेकल किया। और अब आप लोग अगर एक बार इसे पुनः पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को कहीं और से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसे पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव जरूर बनाइए, आप लोगों के अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव जरूर बनेंगे। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।